हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या होगा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दोस्तों उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्प्रेरक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब उत्प्रेरक क्या होता है ध्यान से समझिएगा कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। समझना कि ऐसे पदार्थ है ना, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, किंतु स्वयं, ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि खुद में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी खुद जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे हम उत्प्रेरक, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो और इस क्रिया को हम उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जो ये क्रिया होती है उसको हम कहते हैं उत्प्रेरण। क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। अब दोस्तों उत्प्रेरक हम दो आधार पर पढ़ने वाले हैं। कितने आधार पढ़ने वाले हैं? दो आधार पर। नंबर 1 हम पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। नंबर 1 पढ़ेंगे दोस्तों अवस्था के आधार पर, और नंबर 2 में हम पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। यानी उत्प्रेरकों को हम दो आधार पर पढ़ेंगे, एक तो अवस्था के आधार पर और एक पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर, ठीक है ना। तो अब अवस्था के आधार पर दोस्तों उत्प्रेरकों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, या अपन कह सकते हैं वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों अब भी देखा कि अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे। नंबर 1 होता है दोस्तों, नंबर होता है समांगी उत्प्रेरक, है ना, समांगी उत्प्रेरक। और नंबर 2 पे होता है विषमांगी उत्प्रेरक, है ना, विषमांगी उत्प्रेरक। बात समझ रहे हो? यानी कि नंबर 1 पे होता है समांगी उत्प्रेरक और नंबर 2 पे होता है विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। तो होता है समांगी उत्प्रेरक और नंबर 2 पे विषमांगी उत्प्रेरक होता है। बात समझ रहे हो नहीं? तो यानी कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार होंगे। नंबर 1 पे समांगी उत्प्रेरक और नंबर 2 पे विषमांगी उत्प्रेरक होता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, और सबसे पहले हम बात करेंगे समांगी उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समांगी उत्प्रेरक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम समांगी उत्प्रेरक, ठीक है ना। समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान पूर्वक समझिएगा, समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान समझना, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ध्यान देना, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ध्यान समझना, अभिकारक उत्प्रेरक व उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं, ध्यान समझना, की भौतिक अवस्थाएं, यानी कि कौन कौन? अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर समान है,
यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर समान हैं तो इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक यूज हो रहा है दोस्तों वो समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। यानी कि समझने वाली बात है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होगी? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान। तो जो उत्प्रेरक यूज होगा उसको हम क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। बात समझ रहे हो नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा वो समांगी उत्प्रेरक होगा। तो अब इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों। एग्जांपल अपन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ध्यान देना, अब तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या आने वाली है? समान आने वाली है। ठीक है, कौन कौन? अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर समान है तो जो उत्प्रेरक होगा वो क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा और जो क्रिया होगी उसको समांगी उत्प्रेरण अपन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना। जैसे 2SO2 प्लस O2, ध्यान देना 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन बाई 2SO3। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर SO2 जो है वो एक गैस है, O2 भी एक गैस है और SO3 भी एक क्या है? गैस। अब यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा NO, ये भी क्या होगा? एक गैस है। ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये भी क्या है? एक गैस है। इसलिए अपन कह सकते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पर जो उत्प्रेरक है, यानी कि उत्प्रेरक कौन? यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में है। इसके अलावा जो अभिकारक SO2 और O2 दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए अभिकारक है और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बन रहा है SO3 जो कि उत्पाद है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अभिकारक जो दोनों है वो भी गैसीय अवस्था में, उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में और उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है। इसलिए अपन कहेंगे कि जो यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज हो रहा है, उत्प्रेरक जो यूज हो रहा है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कौन सा उत्प्रेरक होगा? ये होगा समांगी उत्प्रेरक। कौन सा होगा? ये समांगी उत्प्रेरक होगा। समांगी उत्प्रेरक होगा। यानी कि कहने का मतलब है ये है समांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या है? समान है। तो जो उत्प्रेरक उस अभिक्रिया में यूज होगा वो कौन सा कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। यानी कि देखो, अभिकारक दोनों गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी गैसीय अवस्था में और उत्पाद SO3 ये भी कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। इट मीन्स अपन कहेंगे कि जो यहाँ पर जो उत्प्रेरक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कौन सा उत्प्रेरक होगा? ये समांगी उत्प्रेरक होगा। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में? विषमांगी उत्प्रेरक। ध्यान देना, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है? विषमांगी उत्प्रेरक समझने की कोशिश करना ध्यानपूर्वक कि विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है। तो सुनना, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक, ध्यान सुनना, अब कौन कौन? अभिकारक और उत्प्रेरक है ना। अभिकारक एक तो है अभिकारक और वह उत्प्रेरक, अगर इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न है या अलग अलग है, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या है? भिन्न भिन्न है या अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे तो उस उत्प्रेरक को अपन क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। देखो ध्यान समझना, अभिकारक और उत्प्रेरक अगर इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न हैं, अलग हैं, तो जो उत्प्रेरक यूज होगा उसको अपन विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे जी? विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे ध्यान समझना, ध्यान, और साथ में जो क्रिया होगी उसको विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ N2 है ना, N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस है ना, और हाइड्रोजन H2 ये भी गैसीय अवस्था में है। जब इनकी क्रिया होगी दोस्तों तो अपन के पास बनेगा NH3। क्या बनेगा? जो कि एक गैसीय अवस्था में होती है। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो आयरन होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है ना, यानी कि अपन कह सकते हैं ठोस अवस्था के रूप में होता है। तो अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है। बात समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये दोनों तो हमारे पास क्या है दोस्तों? ये है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। बात समझ लो, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है यहाँ पर? अभिकारक। और आयरन क्या है दोस्तों? यहाँ पर उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। और ये क्या है? उत्पाद, जो कि अपन को इसमें उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है। हमें बात करनी है अभिकारक और उत्प्रेरक की। किसकी बात करनी है? अभिकारक और उत्प्रेरक की बात करनी है। तो देखो यहाँ पर जो अभिकारक है दोनों कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। लेकिन जो उत्प्रेरक जो है आयरन, वो दोस्तों वो सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए अपन यहाँ पर कहेंगे जो उत्प्रेरक होगा, यानी जो आयरन उत्प्रेरक है दोस्तों, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये कौन सा होगा? विषमांगी उत्प्रेरक होगा। कैसा होगा? ये विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा दोस्तों, है ना। बात समझ रही है?
समझ में आ रही है आपको? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभिकारक और उत्प्रेरक की अगर भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न है तो जो उत्प्रेरक यूज होगा उसको अपन क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, अब हम बात करेंगे किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। ध्यान से समझना, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार हम पढ़ने वाले, तो ध्यान देना किसके आधार पर पढ़ेंगे? क्रिया के आधार पर। ठीक है ना, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। किसके आधार पर पढ़ेंगे? क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहला आता है दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा आएगा? धनात्मक उत्प्रेरक। यानी कि नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, नंबर 1 पे किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? धनात्मक उत्प्रेरक। नंबर 2 पे हम बात करेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक? ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है ना, यानी पहले पे हम पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे स्वतः उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक? स्वतः उत्प्रेरक। नंबर 3 पे क्या पढ़ेंगे? स्वतः उत्प्रेरक पढ़ेंगे। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे जैव उत्प्रेरक की। ठीक है, जैव उत्प्रेरक। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक पढ़े जाएंगे, कितने प्रकार से पढ़े जाएंगे? 4 प्रकार से। सबसे पहला धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसके बाद ऋणात्मक उत्प्रेरक, फिर उसके बाद स्वतः उत्प्रेरक और फिर जैव उत्प्रेरक के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक इनको समझिएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक एक को हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरक की। किसकी बात करेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। यानी कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में जो उत्प्रेरक काम आते हैं। ठीक है, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक ही, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि किसी, ध्यान देना दोस्तों, किसी रासायनिक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक है ना, बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होंगे उन्हीं को अपन क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, जैसे समझने की कोशिश करना, हम यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है जैसे H2SO2 ना, 2SO2 प्लस O2। अब यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पर बढ़ने वाला है 2SO3। तो इस अभिक्रिया में ध्यान देना, इस अभिक्रिया में जो NO है ना, NO है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और यह यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों? उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इसलिए अपन इसको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। यानी कि अपन कह सकते हैं कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। इट मीन्स इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, इसलिए क्या होगा? धनात्मक उत्प्रेरक होगा। बात समझ में आ रही है? तो अपन कह सकते हैं कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल बात करें तो 2KCl है ना, 2KClO3 रिएक्शन बाय यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा वो होगा MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। MnO2 क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अभी क्या होगी 2KCl
3O2 प्लस 3O2, ठीक है। तो अब इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि मैग्नीज, इसको देखो यहाँ पर MnO2 इट मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, और ये उत्प्रेरक जो है इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, बढ़ा देता है। इसलिए अपन कहेंगे यहाँ पर ये क्या होगा, धनात्मक उत्प्रेरक होगा। क्या होगा, धनात्मक उत्प्रेरक होगा। इट मीन्स वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक की। किसकी बात करेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है या ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है ना, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनना दोस्तों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाने वाले उत्प्रेरक, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक अपन कहते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ना, अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को है ना, वेग को घटाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं ना, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं दोस्तों वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाने वाले जो उत्प्रेरक होंगे उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन समझने की कोशिश करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 2H2O, ध्यान देना 2H2O2 इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस अभिक्रिया में अपन यहाँ पर ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल, ध्यान देना ये क्या है, ग्लिसरॉल है। तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है, अपघटन होगा तो 2H2O प्लस O2। तो दोस्तों हमारे पास जो ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन स्टार्टिंग में तीव्र गतिश होती है ना, तीव्र गतिश होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो H2O2 है, H2O2 को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका अपघटन जो होता है दोस्तों इस अभिक्रिया में तीव्र गतिश होता है। लेकिन क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2 की है ना, H2O2 के अपघटन की जो दर है वो कम हो जाती है ना। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में क्या होता है, H2O2 के अपघटन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि H2O2 का संग्रहण करने के लिए इसमें कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाता है, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लिसरॉल है दोस्तों एक उत्प्रेरक है और ये ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति यहाँ पर काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये H2O2 के अपघटन की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, जैसे 2CHCl3 इसको बोलते हैं दोस्तों अपन क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, क्लोरोफॉर्म। अब ये क्या होगा कि ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होता है ना, और ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के दोस्तों एक विषैली गैस COCl2 यानी कि इसको बोलते हैं अपन फॉस्जीन। क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों ये ऑक्सीजन से ही स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के एक विषैली गैस, जो फॉस्जीन है ये एक विषैली गैस होती है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर बनता है 2HCl, और अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान देना इस अभिक्रिया में दोस्तों यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होता है और एक विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। लेकिन अब ये अभिक्रिया दोस्तों तीव्र गतिश होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसकी गति को कम करने के लिए इसमें क्या मिला देता है, C2H5OH, यानी कि इसमें एथेनॉल क्या मिला देता है, एथेनॉल इसमें मिलाया जाता है, जिससे इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से ही है ना
ना, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के विषैली गैस ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? विषैली गैस ऑक्सीजन बनाता है, जिसकी गति को कम करने के लिए इसमें कुछ मात्रा में क्या मिलाता है? एथेनॉल मिला दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बात समझ रहे हो? इसलिए अपन यहाँ पर कहेंगे जो एथेनॉल है एक प्रकार से उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। और कौन सी उत्प्रेरक की तरह? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह ये काम करता है ना, ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात ये काम करेगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? ठीक है ना, यानी यहाँ पर ये जो एथेनॉल है किसकी बात ही काम करेगा दोस्तों? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ऋणात्मक उत्प्रेरक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वतः उत्प्रेरक की। किसकी बात करेंगे? स्वतः उत्प्रेरक, यानी जो स्वतः उत्प्रेरक होता है वो किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक, यानी कि मैं स्वतः उत्प्रेरक के लिए अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यानी कि ध्यान देना, यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है? उत्प्रेरक कोई नहीं यहाँ पर, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो वो जो उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा उसी को अपन स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं जब किसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में ना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के वेग को, किसके वेग को? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, वेग को बढ़ा देता है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे अपन स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे ध्यान समझना, हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर CH3COO C2H5, ठीक है ना, CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट दोस्तों, तो इसको कहेंगे, क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट इसको बोला जाता है। अब ये H2O से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा? H2O से, और जब क्रिया होगी तो यहाँ पर बढ़ने वाला है CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH। और यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं अपन एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलेंगे जी? एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस अभिक्रिया में देखो कि जो एथिल एसीटेट है जब जल से क्रिया कर रहा है तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों ये स्टार्टिंग में धीरे मतलब कम गति से होती है ना, यानी कि अपन कह सकते हैं इसकी गति कम होती है, इसका वेग कम होता है, लेकिन जैसे जैसे एसिटिक अम्ल बनता जाता है, ध्यान समझना, जैसे जैसे एसिटिक अम्ल बनता जाता है इसकी गति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एसिटिक अम्ल बनता जाता है वैसे वैसे इसकी गति बढ़ती जाती है। इट मीन्स अपन यहाँ पर कहेंगे कि इस अभिक्रिया में जो एसिटिक अम्ल होगा ये किसकी भांति काम करेगा? ये स्वतः उत्प्रेरक की भांति काम करेगा। ठीक है, स्वतः उत्प्रेरक की भांति काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जैसे जैसे एसिटिक अम्ल बढ़ता जाएगा इस अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाएगा। तो हम यही लिखा दोस्तों कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो उसी को अपन क्या कहेंगे? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको स्वतः उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों जैव उत्प्रेरक। किसकी बात करने वाले हैं? जैव उत्प्रेरक की बात करें, नंबर 4 है ना, नंबर 4 पे हम बात करेंगे दोस्तों जैव उत्प्रेरक, है ना, जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? सुनो कि जैव रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान समझना, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक और बात आपको याद रखना है कि जो जैव उत्प्रेरक होता है उसको हम एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं जैव रासायनिक, है ना, जैव रासायनिक अभिक्रिया ना, जैव रासायनिक अभिक्रिया,
जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, है ना, के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं दोस्तों? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे जी? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होंगे उन्हें अपन क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं दोस्तों। और जैव उत्प्रेरक को दोस्तों एंजाइम भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? एंजाइम भी कहते हैं। ये भी याद रखना है ना, एंजाइम भी कहते हैं। यानी जो जैव उत्प्रेरक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंजाइम भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जैसे माल्टोज है ना, माल्टोज क्या है जी? माल्टोज। अब ये माल्टोज क्या होगा दोस्तों? ये माल्टेज है ना, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में या माल्टेज अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपन कह सकते हैं ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किसमें? ग्लूकोज में ग्लूकोज बना लेता है। तो अब अपन यहाँ पर समझे कि जो माल्टोज जब ग्लूकोज में बन रहा है तो माल्टेज यहाँ पर उत्प्रेरक काम आ रहा है। ठीक है, तो ये एक रासायन अपन कह सकते हैं कि जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो उत्प्रेरक बढ़ा रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे जैव उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे जी? जैव उत्प्रेरक। तो यहाँ पर जो माल्टेज है दोस्तों ये जैव उत्प्रेरक की भांति काम कर रहा है। किसकी भांति काम करेगा? जैव उत्प्रेरक की भांति काम करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार से हमने पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा धनात्मक उत्प्रेरक, उसके बाद ऋणात्मक उत्प्रेरक, उसके बाद हमने स्वतः उत्प्रेरक के बारे में जाना और फिर हमने देखा जैव उत्प्रेरक के बारे में।